तो नमस्कार, आप सभी को एजुकेशन स्टडी सेंटर वाई मुकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि आज का मेरा विषय है असहयोग आंदोलन, यानी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहने से यही पता चलता है, मैंने असहयोग डेट मीन्स मतलब सहयोग नहीं करना ही असहयोग कहलाता है। तो देखिए, यदि आप इतिहास के छात्र हैं तो सर्वप्रथम मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देखिए कि कोई भी घटनाएं घटित होती है तो सर्वप्रथम उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। उन कारणों का ही एक बड़ा रूप प्रदान किया जाता है। उन बड़े रूप को ही हम इतिहास में उस नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो असहयोग आंदोलन था, ये अपने आप में एक बड़ा एक आंदोलन था। इस आंदोलन का कहीं ना कहीं एक नामकरण किया जाता है और इस नामकरण से ही इतिहास में हम लोग पर इतिहास में इस नाम से हम लोग इस घटना को जानते हैं। ठीक है, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो टॉपिक्स जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम दीजिए, चाहे आपको स्कूल लेवल के एग्जाम दीजिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम दीजिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का हो, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का हो, रेलवे हो, एनटीसीपीसी हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से टॉपिक्स आते हैं और उन कहाँ कहाँ से मैं प्रश्नों उठता है मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इससे पहले आप लोग से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो समय ना गंवाते हुए मैं टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग नहीं करना। तो देखिए ये जो असहयोग आंदोलन का, जैसे कि आज देख रहे हैं मेरा स्क्रीन पर आपका तीन टॉपिक तीन लाइन दिखाई दे रहे हैं, जिसे असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण, असहयोग आंदोलन का तात्पर्य और असहयोग आंदोलन का परिणाम। तो हम लोग इस तीनों पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला असहयोग आंदोलन का कारण क्या था। देखिए असहयोग आंदोलन का कारण देखा जाए तो कई कारण थे। कई माने भारतीय जो जनता थी उन दिनों में, जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारतीय जनता थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता आपका ब्रिटिश के नीतियों से कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना उसके अंदर पनप रही थी। किसके अंदर? भारतीय जनता के अंदर में। तो इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि ब्रिटिश कुछ कुछ ऐसे नीतियां लेकर आती थी जो नीति कहीं से भी भारतीय जनता के पक्ष में नहीं था। तो इसमें ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों में आक्रोश की भावना उत्पन्न होना या पनपना ये स्वाभाविक बात था। ठीक है, तो जैसे कि उसी में से एक था आपका रॉयल एक्ट। देखिए रॉयल एक्ट एक ऐसा कानून था, मैंने इसको इतिहास में काला कानून कहा गया है, जिसको जिन्ना ने कहा है काला कानून कहा गया है। ठीक है, तो देखिए रॉयल एक्ट कहने का मतलब एक ऐसा कानून जिस कानून के तहत किसी भी देशवासियों को देशद्रोही की संज्ञा देकर माने यानी शक के आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया जाता था और साथ में अरेस्ट करने के पश्चात उसको गुप्त अदालत में उसको पेश किया जाता था, जहां जहां उसे ना अपना वकील रखने का अधिकार होता था, ना कोई अपना याचिका या दलील पेश करने का अधिकार था, और उनको कार्रवाई उनके ऊपर होती थी और सजा भी साथ साथ में सुना दिया जाता था। ठीक है, तो देखिए इनको गुप्त गुप्त अदालत में इसलिए पेश किया जाता था ताकि, जैसे कि जानते हैं कि भारतीय जो जनता थी अपने क्रांतिकारियों को सपोर्ट पूरा करती थी। तो यदि मान लीजिए उनको गुप्त अदालत में पेश न किया जाए तो हो सके उनको कार्रवाई करने में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, भीड़ का सामना करना पड़ सकता है या विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लोग क्या करते थे, रॉयल एक्ट लाए थे, जिसके तहत नियम ही बना दिया गया था कि शक के आधार पर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं ये एक माने हमारे जो नीति जो हमारे ऊपर जो नीति एक लाया गया था रॉयल एक्ट, ये बजबरन हमारे ऊपर थापा गया था। ये हमारे कल्याण के लिए नहीं था बल्कि ब्रिटिशों का कल्याण के लिए था। ठीक है, हमारे कल्याण तो इसमें कहीं दिख भी नहीं रहा है। इतिहास में अगर पढ़ लेंगे तो रॉयल एक्ट, इसका कोई भी पॉजिटिव आपको इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला आप चलिए इसको पहला कारण आप समझ के चलिए रॉयल एक्ट। ठीक है, रॉयल एक्ट, रॉयल एक्ट पहला कारण समझ लिया आप। दूसरा कारण आप समझ लीजिए प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, दूसरा कारण था प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, ये इसको आप दूसरा कारण पकड़ के चलिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध ये था क्योंकि देखिए जैसे कि आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था आपका कब लड़ा गया था? 1914 से लेकर 1919 पकड़ के चलिए आप। ठीक है, यहां तक आपका प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था।
प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जो जनता थी ब्रिटिशों का पूरा सपोर्ट की थी। क्यों सपोर्ट की थी? कि देखिए भारतीय जनता ब्रिटिशों के इसलिए सपोर्ट की थी क्योंकि लोगों का मानना था कि भारतीय जनता को कि यदि मान लीजिए वो ब्रिटिश का सपोर्ट करेगी, खासकर स्पेशली हमारे बापूजी को मानना था कि हम बापूजी हमारे भारतीय जनता को ये मोटिवेट किए थे कि हमें क्या करना चाहिए, ब्रिटिशों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जैसे जानते हैं कि इसके ऊपर मेरा एक अलग से सेशन किया हुआ है, आप देख लीजिएगा मेरा चैनल में। आपका प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों करा के ऑलरेडी दिया हूँ आप लोगों को, काफी शॉर्ट ट्रिक्स में दिया हूँ, कहीं कहीं ट्रिक्स का भी उपयोग है इसमें, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जो जनता थी पूर्ण रूप से सपोर्ट की थी ब्रिटिशों का। और गांधी जी का मानना ये था कि यदि हम ब्रिटिशों का सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, ब्रिटिश संतुष्ट होकर हमें आजाद कर देंगे। लेकिन ब्रिटिश अपने इरादे पर कभी भी खड़े नहीं उतरी है। इतिहास उठा के देख लीजिए, ब्रिटिश जो भी मैंने एक वचन रखती थी हम सभी की सम्मुख, तो वचन को तोड़ने के लिए ही रखती थी, वचन को पूर्ण करने के लिए नहीं रखती थी। ठीक है, तो ब्रिटिश को ऐसा लगा, हम ब्रिटिशों के साथ साथ भारतीयों को भी ऐसा लगा था कि कुछ ब्रिटिशों को लगा होगा, क्योंकि कुछ ब्रिटिश भारत के सपोर्ट में भी थे, तो भारतीय लोगों को लगा कि शायद ये इसका सपोर्ट कर देंगे तो ये हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे माने प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें गांधी जी भी भारतीय जो युवा थे, युवा को मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट करके उनको सोल्जर में माने भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती करने के लिए आह्वान भी करते हैं और काफी संख्या में भर्ती भी होते हैं। यहाँ तक कि भारतीय सेना देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी तक लड़ने चली जाती है, कि जो कि उन दिनों में जर्मनी से लड़ना मैंने काल को बुलाने के समान था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, हालांकि जर्मनी हार जाता है, चाहे जो भी कुछ उसका परिणाम होता है, खैर जो भी हो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से सेशन किया गया है। तो देखिए, तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हमारा जो आर्थिक कंडीशन था, आर्थिक कंडीशन पूर्ण रूप से खराब हो चुका था। किसका खराब हो चुका था? भारतीयों का, ना कि ब्रिटिशों का। क्योंकि ब्रिटिश का आर्थिक अवस्था इसलिए खराब नहीं हुआ था क्योंकि ब्रिटिश क्या करती थी, हमें लगान लेती थी, हमसे टैक्स लेती थी, किसी प्रकार का टैक्स कलेक्ट करती थी और उस टैक्स को क्या करती थी, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती थी, यानी बांट लेती थी और जिसका सैलरी नाम देती थी। तो देने वाले तो हम थे, पाने वाले वो लोग थे। तो जाहिर सी बात है हमारा आर्थिक कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब हो रहा था। तो कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश के विरोध में भी जा रहे थे। ठीक है, अच्छा, दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण आप पकड़ के चलिए, आपका जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, हत्याकांड। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, जैसे कि जानते हैं हमारे रॉयल एक्ट के तहत हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया गया था। उनको एक गुप्त अदालत में पेश भी कर दिया गया था। तो उनको छुड़ाने के लिए अमृतसर में क्या किया जा रहा था, एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बच्चे थे, हमारे माता बहनें निहत्थे थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। लेकिन ठीक संध्या का 4:30 बजे के आसपास जनरल डायर, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल था, उन्होंने आनाधून फायरिंग करके लगभग 300 हमारे भारतीय जो भारतीय हमारे जो माता थे, बहनें थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उन सबको काल के हवाले में समर्पित कर देता है। हालांकि इसका विरोध होता है, पूरा विश्व में विरोध होता है या भारत में भी जमकर विरोध होता है, लेकिन ब्रिटिश अपने कूट नीतियों के माध्यम से सारे आवाज को दबा देती है। ठीक है, तो इसका भी एक तीसरा कारण था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का अब स्टार्ट होता है आपका खिलाफत आंदोलन। खलीफा देखिए, मैं इसलिए खलीफा बोला आपको, देखिए खिलाफत है ना, खिलाफत आंदोलन। देखिए अब समझते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। देखिए खिलाफत आंदोलन का संबंध अगर देखा जाए तो तुर्की से है। तो जैसे कि मैं बताया आपको, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश क्या कर रही थी, कई देशों के साथ संघर्ष कर रही थी। जर्मनी थी, तुर्की थी, इटली था। ठीक है, तो उसी में से एक तुर्की भी एक जगह था जहां की तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में हार जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध में हार जाने के पश्चात ब्रिटिश वहां की प्रशासनिक नीतियों में इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो वहां के खलीफा जो थे, खलीफा कहने का मतलब वहां की जो धर्म गुरु थे। ठीक है, तुर्की का
जो मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर निवास करते हैं, उनके जो धर्म गुरु थे, जिसे हमारे यहाँ पंडित जी हुआ करते हैं, चर्च में जाइए तो पादरी हुआ करते हैं, उसी तरह से तुर्की का जो धर्म गुरु थे उसको खलीफा के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो वहां पर क्या होता, जो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, खलीफा के आदेश पर ही वहां की प्रशासनिक नीति को चलाया जाता था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश जब उस तुर्की को जीत लेती है तो ब्रिटिश क्या करती है, वहां पर खलीफा का आदेश को नहीं चलने देती है, बल्कि ब्रिटिश चाहती है कि उसके आदेश के माध्यम से ही वहां के सिस्टम को चलाया जाए। ठीक है, ये जो कि वहां पर जो खलीफा थे, यानी वानी जो धर्म गुरु थे, उनका कहीं ना कहीं जो वर्चस्व था एक समाज में, उनका जो चलती था वो समाप्त हो जाता है। माने एक हिसाब से उनका एक अपमान भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई धर्म गुरु हो, उनको बाद में कोई पावर ना रहे, यानी समझा कहीं मंत्र का उच्चारण करने का अधिकार ना हो, या कहीं पूजा पाठ कराने का अधिकार ना हो, कोई प्रवचन देने का अधिकार ना हो, तो एक हिसाब से इनको क्या कहा जा सकता है, इनको अपमानित ही कहा जा सकता है। तो एक हिसाब से जो ये ब्रिटिश जो उनका अधिकार जो छीन ली थी, इससे क्या हुआ था, आम जनता में आक्रोश की भावना था। अब यहाँ पर देखिए, जो तुर्की का जो मुसलमान थे उनको सपोर्ट मिलता है भारत के मुसलमान से। तो भारत के मुसलमान में से आपका दो मुसलमान थे, आपका शौकत अली है ना, आप नाम को याद रखिएगा सबको, शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ये दो नाम थे। इनको कहीं ना कहीं आपको इतिहास में अली बंधु के नाम से मिल जाएंगे। देखिए, तो शौकत अली और मोहम्मद अली क्या थे, दोनों भाई थे, इसलिए इनको अली बंधु कहा गया है, मतलब दोनों भाई थे। इनके नेतृत्व में एक खिलाफत समिति का गठन होता है। खिलाफत समिति का उद्देश्य यही होता है कि देखिए, खिलाफत समिति का मूल उद्देश्य होता है कि जो तुर्की के जो खलीफा जो थे, वो जो अपना अधिकार खो दिए थे, उन अधिकार को दिलाना ही इस कमेटी का मूल उद्देश्य होता है। ये लोग एक खलीफा समिति भी बनाते हैं। अब देखिए, इस बीच में अब गांधी जी का एंट्री होता है। ठीक है, कहानी में आपका ट्विस्ट यहाँ पर आ रहा है। गांधी जी का एंट्री इसलिए हो रहा है कि गांधी जी भी चाहते थे कि अंग्रेज कब कमजोर पड़े उसके ऊपर हम प्रहार करें। ठीक है, हाँ, हालांकि गांधी जी, आप जितना गांधी जी को दुर्बल समझते होंगे, गांधी जी उतना दुर्बल थे नहीं, याद रखिएगा। गांधी जी का जो विचारधारा था बहुत दूरदर्शी था, उनका विचारधारा, वो हर परिस्थितियों को बड़ी बारीकी से तोल के समझते थे। हालांकि उनके कुछ पक्ष में हो जाते थे नेता, कुछ बाद विपक्ष में हो जाते थे, लेकिन विपक्ष वाले भी लास्ट में उनकी पक्ष में हो जाते थे। इनका सबसे बड़ा खासियत यह था। लेकिन उनकी जो कोई भी एक्शन होता था देश के प्रति या समाज के प्रति, उनको फर्स्ट टाइम में लोगों को समझ में नहीं आता था। तो ठीक है, तो गांधी जी देखिए अब इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा मुस्लिम समुदाय जो है हमारा सपोर्ट में आ जाए। अब देखिए, गांधी जी यहाँ पर सपोर्ट में आ जाते हैं। किस तरह से सपोर्ट में आते हैं, गांधी जी बोलते हैं ब्रिटिशर से कि जो एक खिलाफत समिति जो बनी है, इस समिति का अगर मान लीजिए जो डिमांड है, इस डिमांड को अगर ब्रिटिश नहीं मानती है तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसका सपोर्ट में जाएंगे। ठीक है, माने हिंदू कमेटी सपोर्ट में जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हिंदू कमेटी आपका 80% और मुस्लिम था 20%। अब जाहिर सी बात है 80% हिंदू अगर इसका सपोर्ट करे, है ना, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम को क्या मिल जाएगा, बढ़ावा मिल जाएगा। अब देखिए, अब इधर 80% और 20% दोनों मिलकर हो गया 100%। अब ब्रिटिश को नाक में दम हो जाता है। ठीक है, यानी ब्रिटिश परेशान हो जाती है, कड़े चना चबाना पड़ जाता है उससे, मैंने काफी परिश्रम करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे जाके देखिए, तो अब क्या होता है, खिलाफत आंदोलन ऐसा एक आंदोलन होता है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, वहीं पर देखिए खिलाफत आंदोलन के दौरान ही तो एक आपका नेता थे, जो कि नेता के या एक श्रद्धालु थे। ठीक है, उनको श्रद्धालु बोल लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि श्रद्धालु इसलिए मैं उनको बोलूंगा क्योंकि देखिए वो क्या करते थे, जो श्रद्धालु जी थे, कहीं ना कहीं वो अपना जो भाषण देते हैं, जो जमा मस्जिद के समय सामने, तो जमा मस्जिद के समय जो भाषण देते हैं वहां पर क्या होती है, जो काफी मुसलमानों का एक भीड़ एकत्रित होता है। ठीक है, उस भीड़ में जो महात्मा जो थे, ये महात्मा आपका एक तो हिंदू थे और दूसरा नंबर वेद मंत्र के साथ क्या करते हैं, वो आपका सभा का आयोजन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए एक मुस्लिम समिति हो या कोई मुस्लिम आपका संगठन हो, वहां पर कोई हिंदू जाए और आपका मंत्र के साथ माने हिंदू मंत्र के साथ
ठीक है, वहां पर भाषण दे तो और उसको विरोध ना करे, ब्रिटिश उसका विरोध ना करे, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उस महात्मा का नाम था स्वामी सदानंद जी। ठीक है, स्वामी सदानंद जी थे जो कि एक महात्मा थे। उनका वास्तविक नाम था महात्मा मुंशी राम विजय। ठीक है, बीज था मुंशी राम विजय। ठीक है, महात्मा मुंशी राम। देखिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से धर्म गुरु थे मुसलमानों का, उस तरह से कहीं ना कहीं ये भी धर्म गुरु से कम नहीं थे। महात्मा मुंशी राम बीज, तो कहने का मतलब, हालांकि उनको स्वामी का दर्जा प्राप्त होता है, तो कहने का मतलब उनको भी अगर हिंदू सोसाइटी देखा जाए तो हिंदू सोसाइटी में उनका भी एक अपना वर्चस्व था, यानी लोग उनको एक मानते थे, धर्म गुरु के हिसाब से मानते थे। तो हालांकि देखिए उनका बाद में भी उनका देहांत भी हो जाता है, यानी देहांत कहने का मतलब उनका मर्डर भी हो जाता है। ठीक है, मर्डर होने के पीछे कारण यह है कि देखिए एक समय में क्या होता है, उनके समूह के कोई मुस्लिम आता है और बोलता है कि स्वामी जी मैं आपसे धर्म संबंधित कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो वो भी अपना समझ देते हैं, हाँ बोलिए क्या बात है, और सामने बैठता है और बंदूक निकालकर उनको धाए धाए मार देता है। ठीक है, तो एक हिसाब से उनका मर्डर भी हो जाता है। लेकिन जो भी हो, मर्डर हो चाहे जो भी हो सकता है ब्रिटिश का ही नीति हो, क्योंकि ब्रिटिश का नीति था फूट डालो और राज करो। ब्रिटिश का बहुत पहले से ही ये नीति था। अब देखिए घटना ये होता है, अब खिलाफत आंदोलन कहीं ना कहीं अब जोर शोर से आगे बढ़ रहा था, तो अब खिलाफ करने का बात आता है। ठीक है, तो खिलाफ करने का जो बात आता है, देखिए जब खिलाफ करने का जो नौबत आती है, तो उन दिनों में देखिए खिलाफत करने का मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे जो जो लीडर थे, कुछ लीडरों का मानना था कि हम ब्रिटिश वस्तुओं का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। माने ब्रिटिश के द्वारा निर्मित जो वस्तु है उसका हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। पर गांधी जी बोले नहीं, ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार नहीं करना बल्कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है। क्योंकि विदेशी वस्तु कहने का मतलब ब्रिटिश जो थी सिर्फ ब्रिटेन में नहीं थी, इंग्लैंड में नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश जो थी कई देश में फैली हुई थी। जैसे कि आप साउथ अफ्रीका में पकड़ कर चलिए, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ कर चलिए, तुर्की में पकड़ कर चलिए, अमेरिका में पकड़ कर चलिए। ठीक है, इन सब जगह में ब्रिटिश अपना अधिकार जमा कर रखी हुई थी। तो बोले कि हम विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, हम ब्रिटिश वस्तु का सिर्फ नहीं बल्कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे। अब इससे क्या हो गया, ब्रिटिश भी गांधी जी का मंशा को नहीं समझ पाया, लेकिन गांधी जी का मंशा जो थी बहुत बड़ा था। क्योंकि देखिए अगर ब्रिटिश का विरोध होता डायरेक्ट उनके ऊपर पत्थर मारने के समान होता। लेकिन जब गांधी जी जब बोले कि नहीं हम विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे, मतलब विदेशी वस्तु कहने का मतलब उन दिनों में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा वर्चस्व यदि किसी का था, चल रहा था हमारा वर्ल्ड में, तो वो था आपका ब्रिटिश। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ना सही इंडायरेक्ट रूप से वो ब्रिटिश को ही बोलते, बस सिर्फ आपका अपना भाषा को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब गांधी जी के सम्मुख आते थे वो लोग कि आप मेरे वस्तु का बहिष्कार कर रहे हैं, कि हम तो आप लोग का देश पर शासन कर रहा हूँ, प्रशासनिक नीति सब हमारे अंतर्गत चलती है। तो नहीं, मैं तो आपका विरोध कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो विदेशी वस्तु का विरोध कर रहा हूँ। मतलब विदेश का कोई भी देश या मुस्लिम कंट्री भी हो, यदि वह हमारे सामने कुछ सामान लेकर आते हैं तो हम उसको नहीं लेंगे। इस तरह से गांधी जी बात को तोड़ दिए। ठीक है, जो कि ब्रिटिश नहीं समझ पाती है उनकी बातों को, और ये कहीं ना कहीं ये जोर शोर पकड़ता है। तो गांधी जी आम जनता को ये बताएं कि देखिए यदि आप बहिष्कार ही करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप क्या कीजिए, आप जो नशा द्रव्य पदार्थ जो है, जैसे कि मान लीजिए शराब है, आप शिकार का सेवन करते हैं, इन सबको त्याग दीजिए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश क्या करती थी, आपका शराब का सेवन करती थी, शिकार करती थी, शिकार पीती थी। मतलब शिकार कहने का मतलब एक प्रकार का सिगरेट, ठीक है, जो मोटे मोटे होते थे। जैसे कि आप सिगरेट आज के दिन में छोटे छोटे आप सिगरेट पीते हो, उन दिनों में काफी मोटे मोटे होते थे, पाइप की तरह होते थे, बड़े बड़े। तो उसका सेवन करते थे, उसका देख देख कहीं ना कहीं भारतीय भी सेवन करते थे। तो ब्रिटिश क्या करती थी, इन सब का आदि आम जनता को भी कर रही थी, माने हैबिट दिला रही थी। ठीक है, आदि बना रही थी। लेकिन भारतीय जनता को यहाँ से गांधी जी अपने वचन के द्वारा मोटिवेट करते हैं और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को इस दलदल में जाने से रोकते हैं। अपना ऐसा इतिहास में आपको मिल जाएगा। अब देखिए गांधी जी का इतना कहना था कि अब लोग पूरी तरह से गांधी जी का सपोर्ट में आ रहे थे। अच्छा, तो पहला तो शराब हो गया, दूसरा आपका हो गया आपका ये शिकार नाशक द्रव्य पदार्थ जो भी है। अब तीसरा का पकड़ के चलिए कपड़ा, बोले कि विदेशी कपड़ा का आप सेवन मत कीजिए।
जरूरत पड़े तो खुद सूत काटिए, खुद कपड़ा बनाइए, अपने लिए भी बनाइए और साथ साथ में एक दूसरे के लिए भी बना के दीजिए। ठीक है, तो ऐसे के समय में इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए 20 लाख चरखा का निर्माण किया गया। आप समझ सकते हैं 20 लाख चरखा चलाना मतलब हाथ से सूत काटना। अब 20 लाख चरखा का जो निर्माण किया गया था, डायरेक्ट कहा जा सकता है मैंने 20 लाख युवा उसमें जुड़ गए काम में। घटना यह हुआ, देखिए 20 लाख जो चरखा जो बनाया जा रहा था, इससे पॉजिटिव क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जो उन दिनों में जो भारत, जो मध्यकालीन जो भारत था, उन दिनों में क्या हो रहा था, एक आपसी मतभेद हुआ करता था। हम लोग मतलब उच्च अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में इस तरह से एक मतभेद होता था या छुआछूत होता था। तो गांधी जी ने यहाँ पर काम के जरिए लोगों में जो छुआछूत है उसको मिटाने का प्रयास किया। ठीक है, क्योंकि किसी भी यदि किसी भी जंग को आप सफल बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपके अंदर में जो भेदभाव है उस भेदभाव को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काम के माध्यम से महात्मा गांधी ने लोगों के अंदर में जो भेदभाव था, भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। तीसरा नंबर देखिए, चौथा नंबर देखिए, ये जो कपड़ा का जो बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ा का जो बहिष्कार किया गया, इतना प्रभाव पड़ा कि महिलाएं जो क्या करती थी, अपने घर के या कॉलोनी के कोई जो महिलाएं होती थी वो क्या करती थी, अपने विदेशी जो कपड़ा होता था उसको कपड़ा को कहीं एक जगह स्टोर करती थी, माने एक जगह जमा करती थी और पूरा सामूहिक रूप से जाती थी और उसको माचिस मार के जला देती थी। अब देखिए ब्रिटिश इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि कपड़ा मेरा, मैंने जला दिया उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक ब्रिटिश को मैसेज जाता था कि हम तुमसे इतना नफरत कर रहे हैं कि तुम्हारा छुआ हुआ चीज को ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यह तुम्हारा कंपनी के द्वारा जो निर्मित जो कपड़ा है उसका मैं सेवन नहीं कर रही हूँ। यहाँ तक कि बच्चे भी जो विदेशी खिलौना होते थे वो खिलौना लेने से इनकार कर देते हैं बच्चे। ठीक है, इस हिसाब से ब्रिटिश का माथा इतना खनका कि भैया यहाँ तो मैंने युवा तो युवा है ना, बच्चा और महिलाएं जो भी हैं वो भी क्या कर रही है, हमारे वस्तु का उपयोग नहीं कर रहा। जानते किसी भी आंदोलन में जब बच्चा, महिला और बुजुर्ग शामिल हो जाए तो आंदोलन को सफल करने में ज्यादा समय नहीं लगता युवाओं को। युवा तो ऐसे ही आग होते हैं। ठीक है, ये सबका सपोर्ट प्राप्त हो जाए तो उसको बहुत आसानी से ले उड़ा चलते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ घटना भी हो जाती है, तो घटना पे मैं बाद में जाऊंगा, जो कि परिणाम में आएगा उसका वो मैं आपको बाद में जाता हूँ। देखिए, और दूसरा नंबर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता है, ये वस्तु तक सीमित नहीं रहता, लोग नौकरी का त्याग दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग काम कर रहे थे कचहरी में, जैसे कि आप चित्तरंजन दास को पकड़ के चलिए, मोतीलाल नेहरू को पकड़ के चलिए, महात्मा गांधी को पकड़ के चलिए, ठीक है, लाला लाजपत राय को पकड़ के चलिए, बाल गंगाधर तिलक को पकड़ के चलिए, ये सब क्या थे, एक भारत का उच्च स्तर का वकील थे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करते हैं, अपने नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग नौकरी नहीं करेंगे तुम्हारे। ठीक है, माने वकालत नहीं करेंगे। हालांकि लोग पढ़े लिखे इंसान थे और जब वकालत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात एक विद्रोह होता है इसमें, कहीं ना कहीं मेरा नौकरी मैंने रिजाइन दे दिया। ठीक है, अब ब्रिटिश पूरा माने भारतीयों को जो रणनीति है वो ब्रिटिश तो समझ नहीं पाती है, लेकिन समझने का अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती है। और ये लोग बाहर निकल कर जो बाकी जो युवा जो थे, जिनका कहीं ना कहीं इच्छा था कि मैं भी पढ़ लिख के वकील बनूं, इन लोगों की तरह उन लोग को मोटिवेट करते हैं कि देखो तुम्हें बाहर जाके वकील के काम नहीं करना है। ठीक है, तुम अगर पढ़ा लिखे हो या केस मुकदमा लड़ सकते हो तो अपने देश के लिए लड़ो, अपने देश के लिए करो। ठीक है, अब इसकी देखिए, अब जो युवा जो पढ़ लिख रहे थे, वकील बनने का कहीं ना कहीं सपना एक सजा रहे थे, तो जाहिर सी बात है देखिए सपना सजाने के साथ साथ उनके और एक चीज चाहिए जो कि पैसा चाहिए। ठीक है, तो उसमें सेठ जमुना लाल बजाज, ठीक है, उनका नाम आप जान लीजिए, सेठ जमुना लाल बजाज। ठीक है, देखिए आंदोलन, जब कोई भी आंदोलन हो तो उस आंदोलन में हर आदमी का अपना अपना योगदान होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा क्या करता है, पोस्टर लिखने का काम करता है, कोई रंग भरने का काम करता है, कोई चिपकाने का काम करता है। ठीक है, तो हर आदमी का अपना अपना योगदान होता है। तो सेठ जमुनालाल बजाज का भी बहुत बड़ा योगदान है उन दिनों में। उन वकीलों को बोले कि ठीक है, यदि तुम लोग वकालत के काम छोड़ देते हो, मतलब ब्रिटिश का काम छोड़ देते हो, मैं तुम्हें साल में 1 लाख रुपया तुम्हारे परिवार का भरण पोषण के लिए मैं दूंगा। अब देखिए साल में 1 लाख रुपया देना मतलब उन दिनों के हिसाब से देखिए ब्रिटिश से कई गुना ज्यादा सैलरी देना। ठीक है, क्योंकि 1 लाख रुपया माने आज का वर्तमान में पकड़ के चलिए आप 1 करोड़ रुपया देना। अब इतना सोच लीजिए, इन्होंने इतना सेठ
सेठ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने काफी धनिक इंसान थे, तो 1 लाख रुपया दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम थी। अच्छा, तो बहुत सारे युवा जो थे रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं करेंगे। अब जो गांधी जी, ये लाला लाजपत राय, जो ऐसे जो नेता थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये क्या करता, देखिए ठीक है, तो लेकिन कोर्ट तो चाहिए हम लोगों को, तो कोर्ट चाहिए, तो कोर्ट कैसे किया जाए? हमारे जो आपस में कि भाई आपस में लड़ जाए किसी कारण से, ये तो कोई गारंटी नहीं है कि नहीं लड़ेंगे, हम लोग लड़ भी सकते हैं। तो जो लड़ेंगे तो हमारे मुकदमा कैसे चलेगी? ब्रिटिश के तो कोर्ट में जाएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि ब्रिटिश के कोर्ट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें और भी केस में लिफ्ट करके फंसा दिया जाएगा। तो हम लोग जाएंगे कैसे? क्योंकि ब्रिटिश का चाल था कि जो भारतीय उनके पास जाते थे कुछ ना कुछ लालच देकर उसको अपने ग्रिप में रख लेती थी, माने अपने बस में रख लेती थी, ठीक है, या कुछ राज्य को निकालने का प्रयास करती थी। इसलिए सर्वप्रथम इनको जाने से रोकना था। तो ठीक है, तो बोले कि देखिए आप लोग मत जाइए, क्योंकि जानते हैं जब विद्रोह में हम किसी का सपोर्ट करते हैं तो सारे चीज बक देते हैं, ठीक है, हम भारतीयों का एक कमजोरी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश की जो ताकत थी और भारतीय की जो कमजोरी थी, ये बड़े बड़े स्तर के जो लेवल के जो नेता लोग थे ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे, जिसमें कि आपके महात्मा गांधी पकड़ चलिए, लाला लाजपत राय को पकड़ चलिए, मोतीलाल नेहरू को पकड़ चलिए, चित्तरंजन दास को पकड़ के चलिए, ठीक है, लियाकत अली को पकड़ चलिए, ठीक है, शौकत अली को पकड़ के चलिए, या मोहम्मद अली जीना को पकड़ के चलिए। तो इन लोगों ने क्या किया, ग्राम स्तर पर क्या करते हैं, कचहरी बनाते हैं, ठीक है। आप जैसे कि बिहार यूपी में जाएंगे तो कोर्ट को कचहरी नाम से सुनते होंगे, आपको पता होगा कचहरी, ठीक है। तो कचहरी नाम आप सुन रहे हैं, तो कचहरी एक्चुअली में क्या होता था कि यहाँ पर छोटे छोटे मुकदमे जो होते थे, हम लोग आपसी मुकदमे को वहां पर सोल्व कर लेते थे, तो जाहिर सी बात वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ता था। तो आखिर जो कोर्ट जो चलेगा तो कैसे चलेगा, इसको चलने के लिए तो कुछ तो पैसा चाहिए। जानते हैं कि कोई भी संघ चलता है, कोई भी कमेटी चलती है, तो उसके पीछे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत बड़ा रकम चाहिए। तो देखिए आपका बाल गंगाधर तिलक है ना, तिलक समिति का गठन किया गया, ठीक है। वो जो तिलक समिति का गठन किया गया था, तिलक स्वराज निधि कहा गया था, उस निधि के तहत क्या किया गया था, एक कमेटी बनाया गया था, यह तिलक स्वराज निधि कह सकते हैं आप उसको। तिलक स्वराज निधि में आपका बहुत कम समय में 1 करोड़ रुपया जमा हो गया था, माने लोगों ने दिया था। सोच लीजिए, दान एज ए डोनेशन, है ना। आप समझ सकते हैं कि लोगों में इतना जुनून था कि 1 करोड़ रुपया जमा हो जाना कुछ ही समय में। उस समय में कब का समय है, 1920 से लेकर 22 के बीच में बोल रहा हूँ, सारी जो घटना में बोल रहा हूँ। अभी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि 1 करोड़ रुपया की छोटा रकम नहीं, आज के वर्तमान में भी 1 करोड़ रुपया छोटा रकम नहीं है, ठीक है। लेकिन उस समय में मान लीजिए जो आना पर 4 आना पर 2 आना पर जब चलता होगा, उस समय पर मान लीजिए 1 करोड़ रुपया पर आपको संघ को प्राप्त हो जाना, ठीक है, मैंने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। दूसरी नंबर 1 करोड़ रुपए का जमा यहाँ हो जाता है। दूसरा नंबर 21 साल से कम उम्र को जो युवा थे, उन युवाओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं किया जाता था। 21 साल के पश्चात देखिए कंडीशन भी क्या रखा गया था, अगर कांग्रेस पार्टी का आप मेंबर बनना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यदि आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आपका उम्र 21 साल होना चाहिए, और 4 रुपया देकर आप आजीवन उस पार्टी का सदस्य बन सकते थे। तो देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी भी, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी कहीं एक जगह असफल होती है, ठीक है। असफल कहने का मतलब देखिए इसके पीछे कई स्टेटमेंट में भी आते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, पहले कांग्रेस पार्टी का जो रवैया था या रूल था उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बाद में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, जब बड़े बड़े नेतों का इसमें एंट्री होता है। जैसे कि आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, 1885 ईस्वी में डॉक्टर ए के ह्यूम ने किया था, ठीक है। ये ICS ऑफिसर थे, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। तो जो कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, साल में एक बार बैठक कर लेती थी। कभी कभी मान लीजिए साल में 11 महीना कोई बैठक नहीं की, मीटिंग नहीं करती थी, और जो लास्ट साल का जो लास्ट महीना था उन दिनों में बैठकर अपने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव कमेटी को लेकर बैठ जाती थी और मीटिंग कर लेती थी। तो देखिए ये देखकर कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी जो मीटिंग करती है ना साल में एक बार, ये बैंक टटराने जैसे कि बैंक टटराने कहने का मतलब समझ रहे हैं, टटराने जैसे कि बारिश का जो मौसम होता है, तब देखिएगा बारिश छूटने के पश्चात बैंक खेतों में टर टर करके आवाज करती है, मतलब चिल्लाती है ना। आपको गांव में इस तरह का शब्द सुनने को ज्यादा मिल जाएंगे। तो आपका
बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है ये बैंक के टटराने के जैसा है, ठीक है। वहीं देखिए लाला लाजपत राय भी कम नहीं थे। लाला लाजपत राय बोलते हैं कि देखिए ये जो कांग्रेस जो एक मीटिंग करती है ये मीटिंग नहीं है, बल्कि साल में एक बार शिक्षित भारतीयों का मनाया हुआ एक मेला है, जो कि सारे लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, देखकर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप देखिए ये दो स्टेटमेंट जो था, दो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं भारतीयों को, मनसा को निचोड़ने वाला या उनके अंदर एक जुनून पैदा करने वाला स्टेटमेंट था। क्योंकि स्टेटमेंट देने वाला कौन था, पहले ये सोचिए। क्योंकि स्टेटमेंट देने वाला कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, वो अपने आप में एक वकील थे। वो भी छोटे लेवल का वकील नहीं, उच्च लेवल का वकील थे। पढ़े लिखे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, धड़ाधड़ इंग्लिश बोल सकते थे वो, ठीक है। मैंने यूं कह लीजिए उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम धारा में बहती थी, चाहे गांधी जी पकड़ के चलिए, चाहे लाला लाजपत राय पकड़ के चलिए। अच्छा, अब दूसरी नंबर देखिए, गांधी जी ने अब ये देखते हैं कि नहीं, साथ साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मतलब शिक्षा के स्तर को भी सुधारना पड़ेगा। तो जो हमारा जो युवा पीढ़ी थे या जो हमारे देश के जो बच्चे थे, धड़ाक देना जो इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे थे, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग ब्रिटिश का स्कूल में मत जाइए, आप हमारे स्कूल में पढ़िए। तो हमारे स्कूल तो थे नहीं, तो उस समय निर्माण किया गया था। जैसे कि देखिए महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं। इसके बाद आपका गुजरात में बनाया जाता है, बंगाल में बनता है, इसके बाद आपका पटना में बनता है। तो ये इस लेवल का स्कूल बनते हैं ताकि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को भारतीय भाषा का ज्ञान प्राप्त हो सके या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान प्राप्त हो सके। इससे पहले जो ब्रिटिश जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, अपना ऑफिशियली जो काम काज जो करती थी वो अंग्रेजी भाषा में करते थे। लेकिन इस खिलाफत आंदोलन के समय में ब्रिटिश सरकार के रवैये को कम करने के लिए जो खिलाफत कमेटी जो बनती है या असहयोग आंदोलन का जो कमेटी जो करता धरता था, असहयोग आंदोलन को जो बढ़ाने वाले जो करता धरता होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो अपने जो भाषण देंगे या कोई ऑफिशियली काम करेंगे, हम लोग क्षेत्रीय भाषा में करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से कहीं कहीं आप देखेंगे ऐसा मिल जाएगा कि कोई लीडर जो है उर्दू में भाषण देता है या हिंदी में भाषण देता है। तो इस तरह से देखिए आपको बाल गंगाधर जो तिलक थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में असहयोग आंदोलन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में तुले हुए थे। वहीं आपका लाला लाजपत राय को पकड़ के चलिए, ठीक है, वो पंजाब की तरफ से चित्तरंजन दास को पकड़ के चलिए आपका बंगाल में, और आपका मोतीलाल नेहरू महाराष्ट्र में, ठीक है। और गुजरात की तरफ एक उज्जवल सितारा थे ही महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी कहाँ से थे, गुजरात से थे। तो इस हिसाब से देश के जो बड़े बड़े जो, बाकी मैं स्टेट का नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोग वहां पर शामिल नहीं थे, शामिल थे, ठीक है। तो इस तरह से देश क्या हो रहा था, अब कहीं ना कहीं ब्रिटिशों का पूरी तरह से विरोध में इकट्ठा हो रहा था। अच्छा, अब देखिए घटना ये होता है कि देखिए ब्रिटिश का नीति था कि हम भले ही अस्त्र उठाएं चाहे ना उठाएं, लेकिन वो हथियार उठाने के लिए तैयार जरूरी है। लेकिन देखिए अब एक घटना, एक समय ऐसा आता है 1 फरवरी 1922 ईस्वी में। देखिए अब यहाँ पर समझते रहिएगा, आप डेट सबको याद करते रहिएगा। 1 फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी अब यहाँ पर तंग आ जाते हैं। किससे तंग आ जाते हैं, ब्रिटिश से। ब्रिटिश से तंग आकर गांधी जी कहते हैं कि देखिए अब बहुत हो गया, अब हम आपके किसी भी बात को नहीं सुनेंगे, अब हम लोग सामूहिक रूप से सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। इस अवज्ञा आंदोलन था क्या, देखिए सविज्ञा आंदोलन मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग सब मिलकर आपका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। अब तक हम मान लीजिए हम लोग किसी सेक्टर में विरोध कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग पूरा विरोध करेंगे। गांधी जी जब बोल दिए कि हमको असहयोग करना है, मतलब ब्रिटिश का किसी भी काम में सपोर्ट नहीं करना है, तो देखिए इसका इतना माने प्रभाव पड़ा कि जैसे कि मान लीजिए कोई धोबी था, कपड़ा धो रहा था, तो वो कपड़ा धोने से इनकार कर दिया, माने ब्रिटिश का कपड़ा है नहीं धोएंगे, ठीक है। अच्छा, जो मोची था मान लीजिए जूता सीखे, क्योंकि ब्रिटिश तो हमेशा ठाट बाट में रहती थी, हम लोग तो आधा नंगा वाले इंसान थे। जैसे कि महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल बोल दिया था, हाफ नेकेड बोल दिया था, ठीक है, मैंने आधा कपड़ा पहनते थे इसलिए विंस्टन चर्चिल बोल दिया ये हाफ नेकेड है, ठीक है। मैंने
नेकेड मतलब नंगा, अधनंगा कह दिया था विंस्टन चर्चिल ने। तो ब्रिटिश क्या करती थी, टिप टॉप रहती थी, तो टिप टॉप रहती थी तो जाहिर सी बात उसको सेवा करने के लिए तो कोई तो आदमी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए उसको चूल दाढ़ी बनाने के लिए भी आपका नाई चाहिए, या जूता सीने के लिए ठाकुर मोची चाहिए, इसी तरह से कपड़ा धोने के लिए आपको धोबी चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे तबके के जो समाज के जो लोग थे जो कि अपना सेवा देते थे ब्रिटिशों का, ये लोग भी सेवा देने से इनकार कर दिया। अब बताइए, आप कपड़ा लता पहन लीजिए, दाढ़ी चूल मत बनाइए, तो आपको देख के कैसा लगेगा, बंदर जैसा से कम नहीं लगेगा। तो ये घटना हो गया, ब्रिटिश का जूता फट गया तो जूता सीने वाला कोई नहीं, अब वो लोग सीए खुद, ठीक है, या दूसरा खरीदे। इस तरह से एक नौबत है, मैंने सेवा पूर्ण रूप से सेवा देना इनका बंद हो गया था, ठीक है। अब देखिए घटना होता है, मैं घटना पर चलता हूँ 1 फरवरी 1922 पर। गांधी जी बोले कि अब बहुत हो गया, मैं सोचा कि तुम लोग कुछ अच्छा पॉजिटिव एक मैसेज दोगे हम लोगों को, इतना दिन जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं दे रहे हो। अब हम लोग क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके लिए गांधी जी ने 1 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन ब्रिटिश का जो चमड़ा थी ना वो मोटी थी, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना गेंडे का चमड़ा होता है, मोटा होता है, उस तरह से ब्रिटिश का चमड़ा मोटी थी, चाहे कुछ भी बोल लीजिए उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। अब घटना यह हुआ, 1 सप्ताह का समय दिया, लेकिन जो इसी समय में ब्रिटिश क्या करती है, हमारे 3 लड़कों को मार देती है, जो कि वो भी क्रांतिकारी थे, गोली से मार देते। वो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनको गोली से भून देती है। 3 लड़का युवा अपने गाल के मुंह में समा जाते हैं। यूं कह लीजिए भारत माँ के चरणों में अपना शीश अर्पित कर देते हैं। अब आम जो पब्लिक थी कहीं ना कहीं विरोध में उतर जाती है, और आम पब्लिक विरोध होकर भीड़ के तरफ बढ़ती है, मतलब पुलिस के तरफ बढ़ती है, पूरा भीड़ बढ़ती है कि मारो हमको, कितना मारोगे, ठीक है। देखिए ये घटना जो होता है कि अब आंकड़ा में आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि जो भीड़ जो बढ़ती है पुलिसों की तरफ, पुलिस घबरा जाती है कि इतना भीड़ को कैसे कंट्रोल करे वो। देखिए कब का घटना है ये, 8 मार्च का है ना, 8 मार्च 1922 में, 8 मार्च 8 फरवरी होगा, ठीक है, हाँ 8 फरवरी होगा, मार्च नहीं होगा, 8 फरवरी होगा। 8 फरवरी में देखिए ये जो 8 फरवरी था, 8 फरवरी 1922 ईस्वी में क्या होता है, घटना था 1 फरवरी का। गांधी जी का कहना था कि 1 सप्ताह का हम अल्टीमेट आपको समय दे रहे हैं, आप उस 1 सप्ताह के अंतर्गत में आप कुछ पॉजिटिव अपना विचार रखिए, अदरवाइज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए हम बाध्य हैं। अब 8 फरवरी 1922 ईस्वी में क्या होता है घटना, जो कि हमारे 3 युवा हमारे शहीद हो जाते हैं। तो भीड़ कहीं ना कहीं, भीड़ में या जन समुदाय जो थी उसमें एक आक्रोश की भावना पनपने लगती है, और वो लोग हिंसक कार्य कर देते हैं। हिंसक कार्य क्या कर देते हैं, जैसे कि गांधी जी का उद्देश्य था नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा नीति। अहिंसा नीति करने वाले गांधी जी का मानना था कि देखिए किसी भी चीज को आप हिंसा से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आपको अहिंसा नीति से ही आरंभ करना है। देखिए गांधी जी का, देखिए आपको यहाँ पर लगेगा कि गांधी जी गलत है, लेकिन गांधी जी गलत नहीं थे। देखिए गांधी जी गलत क्यों नहीं थे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गांधी जी को पता था कि देखिए हमारे पास अस्त्र नहीं थे, हमारे पास सरकार नहीं थे, हम लोग जो भी थे तो सिर्फ सेवा के रूप में थे उसके पास, ठीक है। जो भी हमारा ब्रिटिश सेना के अंतर्गत जो हमारा कुछ बहादुर युवा थे जो कि काम कर रहे थे, तो ये सेवा के रूप में थे, लेकिन उनका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं था एक हिसाब से देखा जाए तो। ब्रिटिश गांधी जी को पता था कि यदि हम ज्यादा उग्र होंगे तो इनके पास तोप है, बंदूक है, हमारे सारे युवा को मार के समाप्त कर देंगे लोग। तो इसलिए गांधी जी क्या करते हैं, बड़ा दूरदर्शी, मैं पहले ही आपको बताया कि गांधी जी बहुत दूरदर्शी विचार के थे, बहुत दूर के बात को सोचते थे। इसलिए गांधी जी क्या करते, थोड़ा नम्र पड़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर घटना क्या होता है, देखिए 8 फरवरी को 1922 ईस्वी में जब पूरा भीड़ पुलिस की तरफ बढ़ती है, क्योंकि 3 बच्चों को मार दिए हैं, जाहिर सी बात है भीड़ में आक्रोश की भावना तो उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है, तो पुलिस भी भागने लगती है। पुलिस भागकर क्या करती है, एक आपका थाने में पहुंचती है, अपने थाने में चौकी में पहुंचती है, और अंदर से ढूंढ कर, जैसे कि आप देखते हैं कि जो कैदियों को एक जेल में रखा जाता है, एक सेल में रखा जाता है, तो पुलिस उस सेल में चली जाती है, ठीक है। और सेल में जाकर अंदर से ताला मार देती है। अंदर से ताला मारकर, अब तो भाई अंदर से जब ताला मार देती है तो कुछ
कुछ कर नहीं पाते, मतलब भीड़ उनको पर हावी नहीं हो पाती है। लेकिन भीड़ में से कोई एक शख्स आता है तेल लेकर, ठीक है, मिट्टी का तेल लेकर आता है और बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम उस पिंजरे में रहोगे कोई बात नहीं। अब बाहर से तेल को छिड़क देता है, तेल छिड़क के उसके ऊपर माचिस मार देता है। अब उसमें कितने लोग थे? 22 पुलिस थे। 22 पुलिस जिंदा जलकर मर जाते हैं। इसकी जो घटना है आपका रामपाल महात्मा गांधी को देते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी तब कहाँ थे? बरदोली में थे। महात्मा गांधी कहाँ थे तब? बरदोली में। बरदोली एक जगह है जो कि वहां पर महात्मा गांधी थे। ये घटना जो हुआ था कहाँ हुआ था? चोरी चोरा हत्याकांड। देखिए इसको आपका इतिहास में चोरी चोरा हत्याकांड के नाम से जाना था। चोरी चोरा क्या है? एक जगह का नाम था, ठीक है, जो कि यूपी में था। ये घटना को चोरी चोरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता। उस समय गांधी जी कहाँ थे? बरदोली में थे। गांधी जी को इनके पुत्र रामपाल ये बताते हैं कि पिताश्री ऐसा ऐसा घटना घटित हो गया। अब गांधी जी पूर्ण रूप से विरोध में उतर जाते हैं, ठीक है। माने विरोध में क्या, माने उनका मन टूट जाता है, क्योंकि अहिंसा नीति था। ब्रिटिशों के सामने तो बोले थे कि मैं तो अहिंसा नीति से आंदोलन करूंगा, लेकिन यहाँ पर हिंसा हो जाता है। अब गांधी जी अपने आप को क्या करते हैं? इस आंदोलन से दूर रखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए घटना, गांधी जी बोलते हैं कि इतना निंदा करते हैं इस घटना को लेकर, क्योंकि मानवता का नजरिए से भी खराब था, ठीक है। लेकिन देखिए जो भी आप आंदोलन करना चाहेंगे तो सिर्फ मुख के बलबूते पर नहीं होता है। देखिए दोनों अपने अपने जगह में सब सही थे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि गांधी जी 3 सप्ताह तक अनशन पर बैठ जाते हैं, माने भूख हड़ताल। तो देखिए गांधी जी जो भूख हड़ताल में बैठते थे, इनका सबसे बड़ा अस्त्र था। जब भूख हड़ताल पर बैठते थे गांधी जी, उस समय में एक ऐसा नेता थे कि उनके एक आवाज से भारत की जनता उठती थी तो भारत की जनता सो जाती थी। इतना सोच के चलिए आप, कोई भी आंदोलन को उस्काना है तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट काफी था। अब कोई आंदोलन को दबाना था तो एक स्टेटमेंट उनका काफी था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हस्ती थे उन दिनों में। तो गांधी जी 3 सप्ताह तक बैठ जाते हैं। अब 3 सप्ताह भूख हड़ताल बैठ जाते हैं कि हम नहीं खाना खाएंगे, ठीक है, हम ऐसे भूखे रहेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होता है? बड़े बड़े नेता उनसे आते हैं मिलने के लिए, है ना, समझाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम लोग जो किया, देखिए पहले ब्रिटिश ने जो काम किया इसके बाद हम लोग किया, मतलब प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पहले उन लोगों ने ऐसा काम किया तब जाके हम लोग ऐसा किया। इसमें देखिए गांधी जी कहीं ना कहीं ब्रिटिश का आक्रोश जो था उसको भी वो कर रहे थे, दबा रहे थे ब्रिटिश का आक्रोश। अच्छा, ब्रिटिश का आक्रोश दबता नहीं है, हालांकि ब्रिटिश एक्शन लेता है। अब घटना क्या होता है? देखिए अब 12 फरवरी, अब 8 फरवरी, 1 फरवरी देख लीजिए, 1 फरवरी हो गया, 8 फरवरी हो गया। अब चलिए 12 फरवरी 1922 में, ये इस दिन को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब गांधी जी जब अनशन पर बैठ गए तो ब्रिटिश को पता चल गया, देखिए गांधी जी जो बड़े नेता है कि ये अपना दोष को स्वीकार कर लिए कि हाँ हम दोषी हैं, ठीक है। अब चलो इनको उठाओ जेल में। अब इनको उठा के 6 साल का कारावास की सजा सुना दी जाती है। लेकिन इनका गांधी जी तो जानते फिजिकली सब कमजोर थे, फिजिकली कमजोर जितना भी ऊपर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे गांधी जी, ये मान के चलिए आप। क्योंकि दांडी यात्रा ऐसे नहीं किए थे, फ्री में नहीं किए थे, याद रखिएगा। दांडी यात्रा जो आप देखेंगे उनका तो बहुत संघर्ष किए थे, पैदल चलने की क्षमता उनमें बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए आप गांधी जी को बोल सकते हैं कि कहीं कहीं देखिए, हाँ मैं कैसे बोल दूं आपको कि शारीरिक रूप से भी कमजोर थे। दांडी यात्रा भी तो शारीरिक रूप का उदाहरण है। माने गांधी जी शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग थे और प्लस में दूरदर्शी विचार तो उनका था ही। तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उनको क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको 6 साल की कारावास की सजा सुना दी जाती है। अब घटना क्या होता है? उनका जेल में ही तबियत खराब होता है और उनको 1924 ईस्वी में इनको छोड़ना पड़ जाता है। किसको? गांधी जी को। क्यों छोड़ना पड़ जाता है? देखिए 1924 में इनको छोड़ना पड़ जाता है। क्यों छोड़ना पड़ जाता है? क्योंकि उनका सेहत खराब होता है। अब ब्रिटिश देखते हैं कि अगर इनका कुछ हो गया, यानी इनका देहांत या कुछ ऐसा हो जाता है जेल में ही, तो बाहर की जो जनता है जो इनका सपोर्ट कर रही है वो पूर्ण रूप से विरोध में उतर जाएगी। हालांकि देखिए जब चोरी चोरा हत्याकांड जो हुआ था, गांधी जी जो आंदोलन को स्थगित कर दिए थे पूरा अनिश्चित काल के लिए, जब तक गांधी जी नहीं बोलेंगे तब तक स्टार्ट नहीं होगा। तो इसमें कई नेता थे जो उच्च स्तर के नेता थे, वो कि
इसका गांधी जी के विरोध में उतर जाते हैं। जैसे कि मोतीलाल नेहरू को पकड़ के चलिए, ठीक है, चित्तरंजन दास को पकड़ के चलिए, ठीक है, लाला लाजपत राय को पकड़ के चलिए, ये सब इनके विरोध में उतर जाते हैं। अब मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का पिताजी थे, उनका कहना था कि देखिए एक जगह है, ठीक है, उस जो कि साउथ में गिरता है, कुमोरिन, ठीक है, कुमोरिन एक जगह है जो कि आपका भारत का मैप में देखेंगे तो साउथ में गिरता है, ठीक है, साउथ मतलब नीचे वाला पार्ट में, भारत का अगर मैप देखते हैं तो नीचे वाला पार्ट है वो आपका साउथ है। तो कुमोरिन एक जगह था, उसको जो कि साउथ में गिरता था। आपका मोतीलाल नेहरू का यह कहना था कि यदि मान लीजिए कोई आदमी कोई क्राइम हो या कोई घटना घटित होती है, कुमरिन में होती है, मतलब साउथ में होती है, तो आप हिमालय पर बैठे हुए, माने हिमालय मतलब ऊपर में, नॉर्थ ऊपर साइड में, ठीक है, नॉर्थ साइड में हिमालय पर बैठे हुए इंसान को आप सजा नहीं दे सकते। मैंने कहने का मतलब, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर मान लीजिए कोई भी घटना घटित होता, मान लीजिए चोरी चोरा हत्याकांड जो चोरी यूपी में हुआ था, तो मान लीजिए ये इस जगह पर हुआ था, तो आप असहयोग आंदोलन पूरे भारत में क्यों बंद कर दिए। मैंने उनका कहने का तात्पर्य यही था कि मतलब सिर्फ इस जगह को बंद कीजिए, बाकी सब जगह को खुला रखिए। देखिए गांधी जी, मैं आपको पहले ही बताया कि गांधी जी के जो विचारधारा था बहुत दूरदर्शी का था, ठीक है। अब ये होता है गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, गांधी जी को 6 साल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 6 साल की कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन सेहत खराब होने की वजह से उनको 22 में तो अरेस्ट किया जाता है, 1922 में, और 1924 में मतलब 2 साल में ही उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं असहयोग आंदोलन आज का जो टॉपिक था मैं क्लियर किया। मैं आशा करूंगा कि आपको एग्जाम के नजरिए से आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे और अब तक मेरे वीडियो में आप बने भी होंगे और इसके ऊपर भी एक बेहतर आप नोट बना चुके होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि क्लास कराने के दौरान यदि कुछ आपको कमियां नजर आई होगी तो आप उस कमियों को आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आज क्लास में यही समाप्त करता हूं और अब तक मैं आशा करूंगा कि आप लोग मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जय हिंद।